हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? ए ऑप्शन है मोमबत्ती, बी ऑप्शन है किरोसिन तेल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है एथिल मार्केप्टोन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे धातु कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है चालक, बी ऑप्शन है कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चालक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपधातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है गैंग,
बी ऑप्शन है पत्थर, सी ऑप्शन है भर्जन, डी ऑप्शन है सांद्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है अति कठोर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। तो शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो शुद्ध सोना होता है वो मुलायम होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, बी ऑप्शन है एनोडीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर लंबा तार, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर लंबा तार, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर लंबा तार, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर लंबा तार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोना होता है वो सर्वाधिक तन्य होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है। तो सोना अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पर, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के आधार पर, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। ए ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन है मोसले ने, सी ऑप्शन है डोब्राइनर ने, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अभिक्रियाशील, बी ऑप्शन है उदासीन, सी ऑप्शन है निष्क्रिय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम निष्क्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ए ऑप्शन है आइसोप्रीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है।
तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4 से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है C2H4, बी ऑप्शन है C5H4, सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है C3H7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा का, बी ऑप्शन है धोने का सोडा का, सी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है आवेशहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं रहता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से अधिक, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 के बराबर, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक अधातु है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक अधातु है। तो इसमें से कार्बन एक अधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन द्वारा, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन द्वारा, डी ऑप्शन है निस्तापन द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है।
तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फिल्म उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्रेफाइट अधातु है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आवर्त सारणी में यहाँ पे 18 वर्ग हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 7 आवर्त हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है। तो सोना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 7। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।